मेरा नाम शमशेर सेन है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है मेरे भैया के साथ साल 2001 में घटा था। तो हुआ ऐसा कि मेरे भैया की नौकरी सीआईएसएफ में लगी थी और उस साल उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के एक गांव राजनांदगांव में थी, जो कि वह इलाका जंगलों के साथ साथ नक्सलियों से घिरा रहता। साथ ही उन दिनों वहाँ नक्सली इतना सक्रिय रहते कि रात में तो छोड़ो, दिन में भी कदम कदम पर किसी भी वक्त खतरा बना रहता। तो हुआ ऐसा कि वहाँ भैया के 1 साल रहने के बाद वहाँ की सरकार वहीं एक सड़क बनाने लगी। तभी एक रात यह खबर मिली कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है नक्सली जंगल के अंदर बनने वाली 10 से 12 किलोमीटर के बीच के सड़क को ग्रेनाइट से उड़ाने का प्लान बना रहे हैं। इस घटना का अंजाम वे कभी भी दे सकते हैं और हम उसी रात ग्रुप ए और ग्रुप बी में अलग अलग होकर जंगल में यही 25 किलोमीटर की पेट्रोलिंग पर निकल गए। तो मैं जिस ग्रुप में था उसमें कुल 12 जवान थे और हम रोड के बाएं साइड से होकर जंगल के अंदर चले जा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि उस रात हमें तो उस जंगल में कुछ भी हलचल नहीं दिखी, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं था कि नक्सली अपने काम का अंजाम नहीं दे सकते थे, क्योंकि वे जब भी कुछ बड़ा करने वाले होते वे रात में ही ज़्यादा सक्रिय होते। खैर, अभी हम यही 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय ही किए कि हमने देखा हमें उस अंधेरे में कुछ दूरी पर एक पीली रोशनी दिखी। तभी हमारे साहब बोले, हम में से सिर्फ 4 लोग ही वहाँ जाएंगे, बाकी के लोग अपनी पोजीशन को देखकर अपनी जगह बदल लेंगे और हम जैसे ही सिग्नल देंगे तुम लोग आ जाना, क्योंकि हो सकता है यह उनकी चाल भी हो सकती है। खैर, हम 4 जवान उस रात जंगल की झाड़ियों और पेड़ों से अपने आप को छुपाते छुपाते जब हम उस लाइट के करीब पहुँचे तो हमने देखा वहाँ एक झोपड़ी लगी हुई थी और उसके बाहर एक लालटेन टंगा था, जिसकी रोशनी चारों ओर फैली हुई थी और उसकी ही रोशनी पूरे जंगल में फैली थी, जो उस रात हमें भी दिखी। खैर, हम जैसे ही अपने पोजीशन को लेते हुए झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा 2 बूढ़ी औरत काले रंग की साड़ी को पहनकर उस रात उस झोपड़ी में बैठकर एक कबूतर को खा रही थी। साथ ही वहाँ उनके पास ही में एक जगह एक घड़े में किसी का खून रखा था। तो जब हम उस रात उस वीरान जंगल में यह देखे, हम समझ गए कि यहाँ तो इन दोनों के द्वारा इस वीरान जंगल में डायन विद्या सीखा जा रहा था, या फिर ये औरतें कुछ और ही करने वाली है। मैं उसी समय बिना सोचे समझे ही अंदर गया और उस घड़े में रखे हुए खून को उन्हीं के ऊपर डाल दिया और मैं उनके बालों को पकड़कर वहाँ से बाहर निकालने लगा। लेकिन यह मैं नहीं जानता था कि इस गलती की बहुत बड़ी कीमत मुझे एक दिन चुकानी पड़ेगी। खैर, उस रात हम चारों जवान उनकी ऐसी हरकतों के कारण उसी रात उनको पकड़कर अपने टेंट में लाए और पासी के एक पुलिस थाने में उन्हें हम सौंप दिए। लेकिन मेरे भैया बताते हैं कि उस रात सबसे पहले मैं ही उनको देखा था और मैं उस घड़े में रखे हुए खून को उनके ऊपर डाला था। इसीलिए वे उस रात वे औरतें मुझे मारने की धमकियां दे रही थी और वे बार बार मुझे बोलती जाती, तूने ही हमें देखा है, तू नहीं बचेगा। हालांकि उनकी बातों को पहली बार मेरे भैया नज़रअंदाज कर दिए, लेकिन वे जैसे ही छुट्टी लेकर अपने घर लौटे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 2 महीने तक वे हॉस्पिटल में रहने के बाद भी ठीक नहीं हो सके। हालांकि मेरे भैया बताते हैं कि उनके सो जाने के बाद उन्हें बुरे बुरे सपने भी आने लगे थे, जिनमें वही डायनें दिखाई देती थी। खैर, एक दिन भैया को घर लाने के बाद एक ओझा को दिखाया गया और उसने कुछ झाड़ फूंक किया और कुछ मंत्रों के द्वारा उनके शरीर को बांध दिया। फिर धीरे धीरे मेरे भैया ठीक होने लगे और आज वे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उनकी अब शादी भी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। मेरा नाम उदय है। मैं उत्तर प्रदेश के एक ज़िला गाजीपुर के छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जिसका नाम भभुआ है। तो हुआ ऐसा कि इसी साल दिसंबर में मैं अपने गांव से जगदीशपुर बाज़ार अपनी दादी के घुटने की दवाइयाँ लेकर आ रहा था। मैं उस दिन अपने मोटरसाइकिल से ही था। तो हमारा गांव और जगदीशपुर के बीच की दूरी 32 किलोमीटर पड़ता है। मैं उस शाम दवाइयाँ लेकर यही 2 बजे के करीब लौटा, लेकिन शहर में ट्रैफिक लगने की वजह से लगभग 1 घंटे तक मैं वहीं फंसा रहा और फिर जैसे ही ट्रैफिक कम हुआ मैं उसी वक्त निकला और गांव की तरफ बढ़ने लगा। सर्दियों के दिन थे, इसीलिए उस दिन कुछ जल्दी ही अंधेरा और कोहरा छा गया। रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी। मैं जैसे ही मेन रोड से कटकर अपने गांव की कच्ची सड़क पर आया तो मैंने देखा रोड के किनारे लगी हुई झाड़ियों से निकलकर एक आदमी मेरे गाड़ी के सामने से इतना तेज निकला जैसे वो दौड़कर अपने पैरों पर नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए रोड की दूसरी तरफ गया है। हालांकि सामने गुप्त धुंध था, जो उस शाम उसका चेहरा तो मैं नहीं देख पाया,
लेकिन उसके मेरे सामने से इतना तेज गुजरने से मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मैं उस रात समझ चुका था कि यह जरूर बुरी भला है जो अब मेरे पीछे लग चुकी है। खैर, मैं उसी समय अपने बाइक की चाल को बढ़ाया और आगे बढ़ने लगा कि तभी मुझे ऐसा लगा मानो कोई तो है जो मेरे गाड़ी के पिछले वाली सीट पर बैठा है। लेकिन मैं जैसे ही साइड मिरर में पीछे देखा, मैं उस समय इतना डर गया कि शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मैंने देखा एक आदमी जिसका चेहरा कटा फटा था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसके चेहरे से उस रात आग निकल रहे थे। खैर, उस रात बहुत हिम्मत करके किसी तरह बिना उस प्रेत के डरे मैं अपने घर जाने के बजाय सीधे गांव के मंदिर में जा पहुंचा। तो देखा अब वह आदमी मेरे पिछले सीट पर नहीं था, वह गायब हो चुका था। मैं बिना देर करे ही मंदिर में चला गया तो देखा एक बाबा वहीं बैठे थे। मैं उस रात उनके पैरों में जा गिरा और रोने लगा। तो वे बोले, क्या बात है बेटा, कुछ बताओ भी। तो मैं उस रात वाले उनको सारी बातें बता दी। तो वे बोले, बेटा तुम्हारे गाड़ी के पीछे जो बैठा था वह एक प्रेत था, लेकिन वह बुरा नहीं है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। वह तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारे गांव तक इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई बुरी आत्मा लग चुकी थी जो तुम्हारी गाड़ी पर बैठकर तुम्हारे घर में भी घुस जाती। इसीलिए वह तुम्हारी गाड़ी पर बैठकर खुद तुम्हें यहाँ तक गांव तक छोड़ने आया था। खैर, उस रात मुझे वे बाबा मंदिर के पास पड़े कुछ राख दिए और बोले, अब तुम घर जा सकते हो। दोस्तों, यह घटना भले ही आप लोगों में से कुछ लोगों को सच ना लगे, लेकिन मेरे साथ घटी यह बिल्कुल सच्ची घटना थी। मेरा नाम शुभम जागीर है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो यह घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह साल 2022 में मेरे फूफा जी के साथ घटी थी। उस समय मेरी बुआ की अभी अभी नई शादी हुई थी। तो हुआ ऐसा कि शादी के 1 महीने के बाद मेरी बुआ अपने गांव वाले घर से देहरादून जाने वाली थी। तो वे लोग शाम के 7 बजे के करीब अपने ही गाड़ी से निकले और देहरादून के लिए रवाना हो गए। लेकिन वे लोग जैसे ही अभी मुश्किल से ही 30 किलोमीटर की दूरी तय ही किए होंगे कि अचानक से गाड़ी में कुछ खराबी आ गई और एक जगह उनकी गाड़ी रुक गई। तो मेरी बुआ बताती है, हमारी गाड़ी जहाँ खराब हुई थी वहाँ चारों ओर जंगल था। कोई इक्का दुक्का ही गाड़ी 10 से 15 मिनट के बाद दिख जाती, लेकिन वे भी रुकती नहीं थी। लेकिन अभी समय 9:30 बज रहे थे। अब हम और 1 घंटे में देहरादून पहुँच जाते, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और ना ही उस रात वहाँ बीच जंगल में कोई मदद देने वाला था। इसीलिए रात के अब 11 बज गए। तभी मेरी बुआ बताती है, जैसे ही मेरे फूफा जी किसी बस्ती या मदद की तलाश में आगे बढ़े कि तभी उन्होंने देखा उनके ठीक सामने रोड के साइड में एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। हालांकि पहली बार मेरे फूफा जी उसे देखे तो उसका चेहरा मेरे फूफा जी के ठीक दूसरी तरफ था, लेकिन वे जैसे ही उसके करीब गए वह आदमी उनके सामने अचानक से आ गया। तो बुआ बताती है कि जब उस रात फूफा जी उस आदमी का चेहरा अपने मोबाइल की रोशनी में देखे, उनके होश उड़ गए। उसका चेहरा प्लेन था और उसमें से मांस के साथ खून निकल रहा था। तो मानो ऐसा लगा उसका चेहरा कुचला हो। मेरे फूफा जी उसी समय वहाँ से दौड़े और सीधे अपने कार के पास ही आकर रुके। उस दिन मेरे फूफा जी इतना डर गए कि वे उसी समय सभी लोगों को कार में बैठाए और फिर कार के गेट को बंद कर दिए। खैर, यही आधे घंटे के बाद ना जाने कैसे फूफा जी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किए, अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरी बुआ बताती है कि हम जैसे ही एक ढाबा के पास पहुँचे तो हमने उस आदमी के बारे में पूछा। तो उनमें से एक बूढ़ा आदमी हमें बताने लगा। तो उस रात उसने कहा, साहब आप लोग जिस घाटी के पास जिस आदमी को देखे थे उसकी मौत आज से 9 साल पहले ही हो चुकी थी। वह उस रात अपने बस से 35 सवारी लेकर देहरादून जा रहा था कि उसी जगह एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें कुछ लोग तो बच गए, लेकिन वह ड्राइवर नहीं बच पाया और बुरी तरह मारा गया। साथ ही वह ट्रक ड्राइवर भी मारा गया था। तब से आज तक वहीं भटकता है। वो तो शुक्र मनाइए कि आप लोगों को वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना जिसकी भी गाड़ी वहां रुक जाती है या खराब हो जाती है, वह प्रेत उसे या तो उस पहाड़ी से नीचे गिरा देता है या पूरी रात उसे परेशान करता रहता है। इसीलिए वहाँ कोई रात को अपनी गाड़ी नहीं रोकता। खैर, उस रात मेरी बुआ उस बूढ़े आदमी की बातों को सुनकर समझ चुकी थी कि यह सच बोल रहा है, इसीलिए उस रात कोई भी अपनी गाड़ी वहाँ नहीं रोका। खैर, उस रात फूफा जी के सारे परिवार के लोग सही सलामत देहरादून तो पहुँच गए, लेकिन आज भी मेरी बुआ जब भी हमारे गाँव से
अपने शहर जाती है, या तो वे दिन में ही जाती है या फिर दूसरे रास्ते से, क्योंकि कहा जाता है वह भूत आज भी वही किसी गाड़ी के रुकने के इंतज़ार में बैठा है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।